बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए बेटा शुरुआत करेंगे दोबारा से अपना टॉपिक चल रहा था मेरा कौन सा बेटा? टॉपिक चल रहा था हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया ये डिस्ट्रीब्यूशन दो कैटेगरी में, बात ना करें, दो प्राइमरीली कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की वेरिएबल कौन सा है। अगर आप डिस्क्रीट वेरिएबल की चर्चा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। सर ये डिस्क्रीट कौन सा होता है? डिस्क्रीट का मतलब जिसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बोलो बेटा। और यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी स्टडी करने के लिए मैंने एक तो कवर किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक कवर की थी कौन सी? एक कवर की थी हमने यहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यही किया था कि नहीं किया था? अच्छा, अब मैं शुरू करने वाला हूं नई चर्चा कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। सर ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? भाई कॉन्टिन्यूड वैल्यू है ना, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कुछ भी का मतलब पॉइंट में भी और होल नंबर भी, इंटीग्रल भी, नॉन इंटीग्रल भी। तो इसको स्टडी करने के लिए हम पढ़ेंगे यहां पर बेटा कौन कौन सी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला सेगमेंट हमारा बचा हुआ है, इसमें मुझे बस मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे। सारा टाइम हमारे को किस में लगने वाला है? नॉर्मल में, और यहीं से पूछेगा भी। इसी में साथ में हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करेंगे। ये है हमारे पास चैप्टर की पोजीशन, हम कहां खड़े हैं अब। ठीक, तो क्या मैं अगर आप कहें तो शुरू कर दूं क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ? मैं थोड़ी थोड़ी पुरानी बात भी कर लूंगा, बाइनोमियल और पॉइसन की रिवीजन हो जाएगा और मेरे को समझने में भी आसानी हो जाएगी। जरा याद कराइए मुझे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस अगर निकालनी थी, मैं तो भूल ही गया बेटा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर, ऐसा कुछ हुआ करता था। और फिर यही अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस निकालनी है, ई की पावर एम की पावर एक्स अपॉन, यही था कि नहीं था? और क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी फंक्शंस थे तो यही से मैंने एक बात और बताई आपको। मैंने कहा इसमें कितने पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं? कितने पैरामीटर्स आपको यहां पर बेटा देखने को मिल रहे हैं? 2 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? अच्छा, यहां पर कौन कौन से थे? एक ही पैरामीटर था m। फिर मैंने ये भी बताया कि बेटा अगर आपको कांस्टेंट्स स्टडी करने हैं, कांस्टेंट्स ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कांस्टेंट्स पढ़ने हैं, सर कांस्टेंट में क्या क्या आता है? बेटा कांस्टेंट में आएगा मीन, एसडी और वेरिएंस। जरा बताना यहां पर कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालेंगे? और यहां क्या था बेटा? m। यहां वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एन पी क्यू का, और यहां क्या था? अंडर रूट m। यहां पर कैसे निकाला था?
NPQ, यहां पर क्या होगा बेटा, याद आ रही है? पुरानी बातें हैं सारी, नई बात कुछ नहीं है इसमें भी। और साथ में मैंने ये बता दिया था कि इन केस ऑफ, ये सब अभी दोबारा ना काम आएगा। नॉर्मल में मुझे फिर यहीं से रेफर कर दूंगा, इसी के आगे नॉर्मल में क्या करना है। खास बात क्या बताई थी मैंने आपको? खास बात ये बताई थी कि इन ये बाइनोमियल चल रहा है ऊपर वाला, बाइनोमियल में क्या है? मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लेकिन यहां क्या होगा? मीन एंड वेरिएंस बोथ आर ऑलवेज इक्वल, यही था। फिर मैंने आगे एक थोड़ी मोड की बात भी की, और मैंने कहा कि मोड क्या हो सकता है बेटा? मोड हो सकता है, कुछ भी बोलते हो भाई, मोड कैन बी यूनिमोडल, और हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ, यहां किस पर डिपेंड करेगा? n+1 इंटू, और यहां किस पर डिपेंड करेगा? बोलो बेटा, यही था कि नहीं था भाई? अगर ये, याद कर रहा हूं फिर से, अगर ये नॉन इंटीजर है, पॉइंट में है, तो क्या हो जाएगा? एक मोड, दो मोड? एक मोड। सिर्फ पॉइंट वाला पोर्शन एलिमिनेट कर दो, बचा हुआ मोड हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट में नहीं है, ये है मान लेते हैं 7 वैल्यू, तो अब कितने मोड होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो 7 खुद हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा, यही बताया था। सेम इज द केस हेयर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू, अब थोड़ा शुरू कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर, हां बेटा बोलो। सर, यहां पर अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर कैसे निकालिएगा? हाउ टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड समझ में, सेंटेंस समझ में आया? क्या कहा मैंने? किसी नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे अभी तक तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस। देखिए जरा, ये रहेगा 1/SD √2π। इसमें किसकी वैल्यू अभी बचा हुआ है? इसमें किसकी वैल्यू आपको पता है खुद से? पहले पाए तो पता है, 22/7 कह लो या 3.14 कह लो। अच्छा, 1/SD √2π e की पावर माइनस ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर हो गया। क्या कह रहे हो? अच्छा, अरे यार, ठीक है। अब ये बताइए, ये तरीका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं पुराने सवाल आपसे पूछता जाऊंगा, यही वाले सारे, इन सब का ही यहां पर आंसर अब ढूंढते जाएंगे। चलो जी, पहले क्या लिखा है मैंने? 1/SD √2π इंटू ई की पावर में है सब कुछ, ये x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन 2SD स्क्वायर। मुझे ये बताइए, पाई पता है कि नहीं पता? कितना? ई भी पता ही था। कितना था बेटा? 2.7183। मुझे ये बताओ, इस पूरे प्रोबेबिलिटी फंक्शन में कितने पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं आपको? पैरामीटर्स, यहां पर कितने पैरामीटर थे? 2। यहां कितने थे? यहां कितने पैरामीटर? कम से कम कितनी चीज मुझसे मांगोगे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या क्या मांगोगे मुझसे?
सर देखो ऐसा है, एक तो बता दो आप हमें वेरिएंस, वेरिएंस कह लूं या एसडी कह लूं एक ही बात है, और दूसरा आप हमें बता दो क्या, मीन। अब तो सर जो चाहे मर्जी हमसे पूछ लेना। क्यों बेटा, एक्स नहीं पूछोगे मुझसे क्या, एक्स तो गिवन होगा। एक्स क्या है यहां पर, एक्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो कुल मिलाकर पहली बात, कितने पैरामीटर्स यहां पर हो गए। अब बताओ बेटा फटाफट से, यहां पर हो गए बेटा, देयर आर अगेन 2 पैरामीटर्स। तो इसे क्या कह दीजिएगा, बाय पैरामेट्रिक और थोड़ा अच्छा नाम लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए इसका। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम बताओ क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम बताओ, बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल। बोलो बेटा, यही था वहां पर ऑप्शन में एक्चुअली, बाय पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूअस, बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट। अब सर बाय पैरामेट्रिक तो याद है, 2 पैरामीटर्स हैं। अरे भाई ये भी तो याद होना चाहिए, वो डिस्क्रीट वेरिएबल में था, ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस में। तो ये पूरा नाम, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है ना, रट के नहीं बात बनेगी। बाय पैरामेट्रिक यानी 2 पैरामीटर, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल था ही ये, तो डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या हो गया, बाय पैरामेट्रिक नॉर्म कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सुनिए उस वहां पर याद करो बेटा, कुछ याद थोड़ा सा कराओ मुझे एक बार कि ग्राफ कैसे होते थे। कि ग्राफ भूल गया मैं यहां पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी बाइनोमियल में या पॉइसन में ग्राफ कैसे होते थे। यहां पर ग्राफ कैसा था बाइनोमियल में, डिपेंड करता था ऑन द वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी। वो क्या था जरा वो भी याद कराना। अगर पी की वैल्यू 0.5 तो ऐसा नॉर्मल बनेगा, सॉरी क्या बोलेगा इसे, सिमेट्रिकल बनेगा। बोलो बेटा, सिमेट्रिकल बनेगा। लेकिन अगर यहां पर वैल्यू, अगर जी, अगर यहां पर P की वैल्यू 0.5 है, P की वैल्यू 0.5 है तो सिमेट्रिकल कर्व बनेगा, यानी ओवरलैप कर जाएंगे। अगर आप बीच से फोल्ड करेंगे कर्व को तो द 2 हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम। लेकिन बेटा अगर P की वैल्यू लेस देन 0.5 है और P की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, ये सब एग्जाम में पूछता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए दोबारा टाइम लगा रहा हूं, वरना मैं नया पढ़ा के निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिवाइज हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, 10 मिनट और फालतू लग जाएंगे। बताओ फटाफट से मुझे क्या था यहां पर। अगर P लेस देन 0.5 है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा, सिमेट्रिकल तो नहीं बनेगा, असिमेट्रिकल बनेगा, यानी स्क्यूड बनेगा। बेटा दोनों वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। जो सिमेट्रिकल नहीं है वो स्क्यूड है। अब स्क्यूड भी 2 तरीके के थे, कौन कौन से,
या तो एक्सेस टेल इज ऑन द राइट हैंड साइड या एक्सेस टेल इज ऑन द, ये बताओ ये क्या था, भूल गया मैं, इज ऑन द, एक्सेस टेल इज ऑन द राइट हैंड साइड। दिखना शुरू हो गया स्क्यूड, सिमेट्रिकल नहीं है ये, असिमेट्रिकल है और उसमें भी स्क्यूड है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ग्रेटर देन 0.5 की, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। और नेगेटिवली स्क्यूड कैसे बनेगा, एक्सेस टेल इज ऑन द, ठीक है इतनी बात। लेकिन अगर हमने पोजीशन की बात की तो जरा याद कराओ मुझे, पोजीशन का ग्राफ किस तरीके का बनेगा, बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे तो, बताओ बेटा पोजीशन का ग्राफ कैसे होगा, हमेशा बोलो बेटा, हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा। पॉइंट नंबर लिखा था वहां पर 4th, पेज नंबर 71 पर आकर देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। याद आ गया कि नहीं आया, ये तो पुरानी बातें कराई हैं। अब बात आई यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इज ऑलवेज कौन सा, ये सिमेट्रिकल, ठीक, सिमेट्रिकल। आज के बाद ये हमेशा सिमेट्रिकल ही रहेगा, सिमेट्रिकल। आज के बाद इसको हम नॉर्मल कर्व भी कह दिया करेंगे। क्या कहेंगे बेटा, और दिस कर्व, नॉर्मल कर्व इज डिराइव्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन कार्ल गॉस, तो इसलिए इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन कर्व या नॉर्मल कर्व, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। ध्यान से सुन लो, 5-10 मिनट बात मेरी। और बाइनोमियल में ग्राफ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ पी। पोजीशन में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली। यहां पर हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, इन विच द टू हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम। बोलो बेटा, ये दोनों हाफ बिल्कुल सेम होंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मुझे सिमेट्रिकल की पहले से ही मालूम है। क्या मालूम थी, वो ये प्रॉपर्टी थी, वो ये प्रॉपर्टी थी कि प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास कि इन नॉर्मल, सॉरी, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। याद आया कि नहीं आया ये, तो वो प्रॉपर्टी उठकर यहां पर भी एज इट इज आ जाएगी। बोलो बेटा, वो तो यहीं पर उठकर आ गई ना। ये प्रॉपर्टी भी एज इट इज उठकर आ गई, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक नई प्रॉपर्टी पता चल गई मुझे। बताओ क्या, कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड एंड मीडियन आर ऑलवेज इक्वल। ओहो, और ये मुझे पहले से पता है कि मीन और मोड हमेशा एक होते हैं। इसे छोड़ो ना, चैप्टर 1 याद करो। क्या मीन और मीडियन की वैल्यू एक से अधिक हो सकती हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब ये हो गया, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिमॉडल। ये समझ में आया? याद करो, याद करो। यहां पर क्या लिखवाया था मैंने आपको, यहां लिखवाया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिमॉडल और इट कैन बी बाइमॉडल। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब नॉर्मल में क्या लिखोगे आप हमेशा, इट इज ऑलवेज यूनिमॉडल भाई।
मोड की वैल्यू 1 से अधिक हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो मीन और मीडियन के बराबर है। बोलो बेटा। अच्छा जरा ये याद कराना, एक बात और बताई थी इसमें लगे हाथ, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो तीनों बराबर हैं, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए, भूल गया मैं क्या था रिलेशनशिप, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर मोड, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड हो जाए तो मीन सबसे छोटा, मीडियन, और ये सब काम आएगा। फर्जी बातें नहीं है कुछ भी, ये सब पूछेगा प्रॉपर्टी। मैं बार बार इसीलिए इस पर रिवाइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली करा रहा हूं कि सेट हो जाए। फ्री के नंबर हैं भाई, कुछ है ही कहां इसमें, फ्री के नंबर है प्रॉपर्टी दिमाग में सेट करने के, बस वापस आइए, कमिंग बैक। और सुनिए, अभी पढ़वा दूंगा, सब लिखा हुआ है आपके पास, ये अभी पढ़वा दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये जो नॉर्मल कर्व है, और इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। मैंने कहा ये जो नॉर्मल कर्व है ये ना जानते हो, ये जो नॉर्मल कर्व बना, ये दोनों हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक। अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे द टोटल एरिया कवर्ड अंडर नॉर्मल कर्व इज 1, एग्जाम्पल, ये टोटल एरिया 1 है अगर, तो बताना बेटा ये वाला एरिया कितना होगा। अरे इसमें क्या रॉकेट साइंस पूछ लिया आपने, 0.5। इफ द टोटल एरिया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये वेरिएबल जो है आपका कॉन्टिन्यूअस, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 है तो कल को इसे भी अगर मैं क्या कहूं, चलेगा ना? बोलो बेटा। एरिया अंडर, इफ द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इफ द एरिया, द टोटल एरिया कवर्ड अंडर नॉर्मल कर्व इज 1, then the area covered under two different halves is 0.5। क्या ही नई बात है भाई, पूरा एरिया को अगर 1 मानोगे, दोनों एग्जैक्टली सेम है, आधे आधे होंगे। बोलो बेटा। yes, sir। और देखो, और देखिए, ये जो आपने नॉर्मल कर्व बनाया, नॉर्मल कर्व, ये जो आपका नॉर्मल कर्व है, this is asymptotic to the baseline। नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज asymptotic टू द बेसलाइन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये जो नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व दिख रहा है आपको वाला, ये बेसलाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये इस तक पहुंचेगा तो जरूर, कभी टच नहीं करेगा। इनफाइनाइट तक ले जाओ इसे, ये उसके पैरेलल जाता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर सुनो, अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड करने का प्रयास करूं, मान लेते हैं, तो पता है क्या होगा? ये ऐसे जाता जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं, विल नेवर टचेस द बेस लाइन, इज ऑलवेज एसिम्प्टोटिक। क्या कहा वर्ड मैंने? एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन, will never touches the base line, will never touches the x axis। कभी भी x axis को टच नहीं करेगा। बेटा ये भी ठीक है बात? बोलो बेटा। और सुनिए, ये यहां कहीं मीडियन होगा? हाँ हाँ बोलो ना। मीन भी यही होता है, मीडियन भी, मोड भी, तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, ये मीडियन का पॉइंट है। मीडियन का एक नाम और भी था, Q2, क्वार्टाइल 2। याद आया कुछ कि नहीं आया? वो सब यहीं से उठ के गए हैं। जो बताऊंगा चीजें आपको, पहले बता रखी हैं, वो उठ के यहीं से गई हैं।
क्वार्टाइल 2 कह लो या मीडियन कह लो, एक ही बात है। सर कैसे? मीडियन का फॉर्मूला क्या था? यही तो था। और Q2 का फॉर्मूला क्या था? n+1/4। बोलो बेटा, सेम ही तो बात है। और देख लो, मीडियन ने पूरी सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? बेटा बोलो। और क्वार्टाइल्स ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? ये Q1, Q2, Q3, Q4 होता ही नहीं है, 4 पार्ट्स में किया था। तो लॉजिकली अगर आप देखो तो Q2 क्या कर रहा है? Q2 तो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहा है। और जो 2 पार्ट में करता है, जो 2 पार्ट में करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। जैसा ही तो हो गया। कैसे भी प्रूफ करके बता दिया था मैंने, कोई नई बात तो नहीं है ना। वापस आओ, वापस आओ। तो दिस इज मीडियन कह लो या Q2 कह लो, यहां पर ऑब्वियस सी बात है Q1 होगा कहीं इससे पहले, और यहां क्या होगा? और क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे बढ़ रहा है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ग्राफ का समझ में आ गया? ये समझ में आता है? देखना जरा, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे होगा 2 7 9 7 2। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे घटता चला गया। अब इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पहले बढ़ रहा है, फिर उसी रेट से कम हो रहा है। ठीक, वापस आइए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं आपको कि दीज क्वार्टाइल्स Q1 and Q3 are equidistant from median। बेटा देख के बताना, सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। जितनी दूर ये हो, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, जितनी दूर Q1 होगा इससे, उतनी ही दूर Q3 होगा। क्या वर्ड बोला मैंने? क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 आर इक्विडिस्टेंट, बराबर डिस्टेंट होगा किससे? फ्रॉम मीडियन। क्लियर है? या कुछ ऐसा कह लें, देखना जरा, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ लाइन है, ध्यान से देखना, मैं ठीक लिख रहा हूं क्या? मीडियन माइनस Q1। बताओ कौन सा एरिया आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? लाइन इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। हाँ बोलो। Q3 कहां से हो गया? इनफाइनाइट से यहां तक का Q3 हो गया, उसमें से इनफाइनाइट से मीडियन तक का घटा दिया, ये बचा कि नहीं बचा? यही तो लिख रहा हूं मैं। और इसको अगर आप सॉल्व थोड़ा सा और फर्दर कर लोगे तो ट्वाइस मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, या मीडियन कितना हो गया? यही तो फॉर्मूला होता भी था, मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था मीडियन का, आपको ये लिखवा रखा है वहां पर कि मीडियन का ये फॉर्मूला और भी होता है। ठीक, मीडियन का ये फॉर्मूला और भी होता है। और आइए आगे, याद करो बेटा, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD इज इक्वल टू 2/3 SD, MD इज इक्वल टू 4/5 SD। ये याद आया? पढ़ा था हमने। दिखाऊं जाकर डिस्पर्जन में? वो यहीं से उठकर गया है, वो यहीं से उठकर गया है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम वर्ड लिखा था, मैंने बोला इस वर्ड को छोड़ दो फिलहाल आप, वहां लिखा हुआ था इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्जन में रिलेशनशिप क्या होती है? QD इज इक्वल टू 2/3 SD, MD इज इक्वल टू, याद तो ये दो ही रखनी है आपको, वो अलग बात है। आओ, इससे कुछ निष्कर्ष और निकाले थे मैंने। क्या? इससे निष्कर्ष निकाले थे मैंने कुछ और, वो ये देखना,
कि क्यू डी इज इक्वल टू, क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 लिख रहे हो आप। एस डी को ही क्या लिख पाओगे इन टर्म्स ऑफ एम डी? 5/4 एम डी। हाँ बोलो बेटा, यानी कितना हो गया ये? आज के बाद मैंने कहा था एक काम और आप यूज कर सकते हो कि क्यू डी इज इक्वल टू, बोलो, 5/6 एम डी। नई बात नहीं बताई मैंने, कुछ नई बात कहां बताई है भाई मैंने इसी को यूज करके एक नया रिलेशनशिप और बना लिया। 50 बना सकते हैं ऐसे तो हम। याद हमें दो ही रखने हैं मेन, कौन से? क्यू डी 2/3 एच डी और एम डी 4/5 एच डी। बाकी सब बन जाएंगे। वो क्या करेगा, इन तीन में से कोई एक देकर बाकी दोनों निकाल लोगे अब तो। बोलो, ऐसे ही चाहें तो एक रिलेशनशिप आओ और बना लेते हैं। मैंने कहा ना कितनी भी बना लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बना के बताओ, क्यू डी एम डी और एस डी में रेशो निकाल सकते हो क्या? बताओ क्यू डी को क्या लिख पाओगे? बोलो, 2/3 एस डी। एम डी को क्या लिख पाओगे? और एस डी को क्या लिख पाओगे? एस डी। आओ फर्दर सॉल्व करें। 2/3 सारे एस डी कैंसिल हो गए। एलसीएम लो, 15 एलसीएम आएगा सबका। 3 5 10, 5 3 12 और 15। रेशो क्या आ गया तीनों का? कोई नई बात नहीं बताई मैंने कुछ आपको नया नहीं सिखा दिया, पर रिलेशनशिप ही किसी और तरीके से डिराइव करा दी। जो चाहे मर्जी, जैसे चाहे मर्जी याद रह जाए। एक ही चीज है, इसे अलग अलग रटने मत बैठ जाना। याद रखने के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। फिर वो रेशो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बेटा ठीक है बात, ये भी सब लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा नोट करवाऊंगा अभी, मैंने इसलिए हटाया कुछ नहीं है। बेटा ठीक है, ये भी यहां तक की बात। चलो एक काम करते हैं, पढ़िए थोड़ा सा पहले, पढ़िए।